हेलो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अपना 4 मार्क्स कंफर्म करना तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल, जिससे जेईई मेंस के हर पेपर में एक सवाल बच्चों आता ही आता है। तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग, और 4 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाएगा और आप अपना जेईई मेंस का मार्क्स और इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्रेमर्स रूल। अब देखो कहानी क्या है कि क्रेमर्स रूल क्या होता है। जैसे आप देखो क्लास 10th में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से पढ़ते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, और फिर उसका नो सॉल्यूशन कब होगा। तो आप सबको ये बच्चों ये बात पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नहीं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए स्ट्रेट लाइन को दो जगह मतलब एक जगह इंटरसेक्ट करना पड़ता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दोनों लाइन को ओवरलैप करना पड़ता है। और नो सॉल्यूशन के लिए हमारा दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। सेम उसी तरीके से अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आ जाए तो उस इक्वेशन को हम लोग बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही क्रेमर्स ने एक रूल डिफाइन किया, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 एक इक्वेशन है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, एंड थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब बच्चों आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ 3 इक्वेशन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ये बात आप याद रखेंगे कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है तो ये जो इक्वेशन है एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब 3D का में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप इतना समझ के रखो कि ये जो है हमारा 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। तो ये 3 प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी को सॉल्व करके अपने को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो अब लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकालने के लिए आप सबको पता है कि डिटरमिनेंट का चैप्टर है, मतलब डिटरमिनेंट का टॉपिक है। तो कहीं ना कहीं हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। अब इसमें बच्चों आपको क्या करना होगा कि आपको एक डिटरमिनेंट कंसीडर करना होगा। पहला डिटरमिनेंट होगा जिसको हम डी बोल रहे हैं, वो कैसे बनेगा, तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से आप बनाओगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ये पहला डिटरमिनेंट हमारा बन गया। एक हम बनाएंगे d1, उसको d1 बोलोगे या उसको dx भी आप बोल सकते हो। तो dx बनाने के लिए बच्चों क्या करना होगा, ये जो x का कोफिशिएंट है इसके जगह पे कांस्टेंट टर्म आपको रखना होगा, रख दो। तो d1 d2 d3 यहां एज इट इज आ जाएगा b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। वैसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, एक d2 बनाएंगे और ये d2 को हम dy के नाम से जानेंगे, या d2 भी बोल सकते हो। ये कैसे बनेगा, तो सर अगर d2 बना रहे हो तो y का कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट टर्म डाल देंगे, d1 d2 d3 एंड यहां पे हो जाएगा c1 c2 c3। और एक आखिरी डिटरमिनेंट बच गया, वो क्या होगा, d3 होगा। d3 मतलब यहां से आप इसको dz भी बोल सकते हो। और ये कैसे होगा, तो सर यहां कांस्टेंट टर्म कहां आ जाएगा, z के जगह पे आ जाएगा। तो ये a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड यहां पे हो गया d1 d2 d3। अब इसी d1 d2 d3 एंड d के हेल्प से हम एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एक्स वाई जेड का वैल्यू आएगा कैसे, उसका वैल्यू क्या होता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। अब देखो आप लोग, यहां जो हमारा d1 बना है, अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो d1 में आप याद करो कि यहां हमने क्या लिखा है, d1 लिखा है। और d1 देखो हमारा पहला प्लेन था। तो पहला प्लेन का मतलब क्या हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1z, ये लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z
यहाँ लिख सकते हैं a3x प्लस b3y प्लस c3z, ये लिख सकते हो। और बाकी वाला जो टर्म है ये तो हो गया, यहाँ आया था b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। अब बच्चों याद करो कि डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी हुआ करता था कि अगर कुछ भी प्लस में है तो हम उसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो देखो, एक बार ये a1 a2 a3 x वाला डिटर्मिनेंट बनेगा, एक बार y वाला बनेगा, एक बार z वाला बनेगा। तो जो पहला डिटर्मिनेंट होगा वहां से हम x बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं यहां से x बाहर ले लिया, ये आ गया a1 a2 a3, इधर आ जाएगा b1 b2 b3, यहाँ आएगा c1 c2 c3। और प्यारे बच्चों, अगर आप ये बात समझ रहे हो तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट होगा उसमें b1 b2 वाला आएगा, वहां से देखो हम y बाहर कर सकते हैं। और जैसे y बाहर करोगे तुमको कुछ अच्छा चीज दिखेगा कि सर यहाँ तो b1 b2 b3 मतलब c1 में भी आ गया और c2 में भी आ गया। इधर से आप देख लोगे तो यहाँ z बाहर होगा और यहाँ क्या आ जाएगा, तो c1 c2 c3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ये बच्चों देखो, आपको यहां से कुछ दिखा? आप बोलोगे सर यहां से तो एक चीज हमको दिख रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का c1 और c2 सेम हो गया, इस डिटर्मिनेंट का c1 और c3 सेम हो गया। तो हमने डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया, ये डिटर्मिनेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, हम किसको सॉल्व कर रहे थे, हम d1 को सॉल्व कर रहे थे, और ये क्या आ गया x इंटू, और ये देखो तो ये d का वैल्यू है, तो यहां से आ गया d। दैट मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं कि x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू बच्चों क्या आ गया, d1 अपॉन d आ गया। तो x का वैल्यू देखो हमको यहां से मिल गया है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो हम लोग y का वैल्यू भी लिख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो d2 अपॉन d होगा, एंड z का जो वैल्यू होगा वो d3 अपॉन d होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां से ये समझ गए हैं कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा और z का वैल्यू क्या होगा। अगर हमको कभी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल गिवन रहे और ये बोला जाए कि आप इसको सॉल्व करके x y z का वैल्यू निकाल दो, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, x y z का वैल्यू मिल जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहां से ओरिजिनल गेम स्टार्ट होता है। जेई वाले कभी भी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू बता दो, वो क्या पूछते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए यहां देखो, जो भी एक्स का वैल्यू निकला है उस सारे वैल्यू में डिनोमिनेटर में डी है। तो कभी भी अगर एक्स का कोई वैल्यू आएगा, यूनिक सॉल्यूशन अगर निकालना होगा हमको, तो ये डी का वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं होने वाला है। इसका मतलब कि सर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है डी पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम यहां से डी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये जो हमारा डी का वैल्यू आया है, पूरा सॉल्यूशन इसी पे डिपेंड करता है। तो यहां से बच्चों अगर आप देखोगे तो जो डी का वैल्यू है वो, अगर हम ये बोल दें कि डी का वैल्यू नॉन जीरो है, देखो जो जो केस पॉसिबल है ना वो मैं लिख रहा हूं कि डी क्या क्या हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है या जीरो नहीं होगा। तो जिस दिन अगर डी का वैल्यू बच्चों जीरो नहीं होगा, तो देखो एक्स का वैल्यू आया था d1 बाई डी, वाई का वैल्यू आया था d2 बाई डी, जेड का वैल्यू आया था d3 बाई डी। तो एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट मतलब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में अगर डी नॉट जीरो आएगा, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि यहां से जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां से क्या आ गया बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। कब, जब डी जीरो
नहीं है तब। अब देखो कि अब अगर सर डी का वैल्यू 0 हो रहा है तब क्या होगा। अब देखो अगर डी का वैल्यू 0 हो गया तो यहां से और भी कुछ हम लोग केस बनाते हैं। मैं यहां से 2 केस बनाता हूं कि डी तो 0 हो गया और साथ में ये D1 बराबर D2 बराबर D3 ये भी बच्चों 0 हो जाए, डी भी 0 हो जाए एंड D1 D2 D3 भी 0 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप वो x वाला वैल्यू देख रहे हो तो x का वैल्यू हम कैसे निकाले थे, याद करो x का वैल्यू क्या आया था, x का वैल्यू तो x का वैल्यू आया था D1 बाई डी, ये आया था ना। तो अगर d भी 0 है और D1 भी 0 है तो x का वैल्यू तो कुछ भी रखोगे तो वो चलेगा। हम लोग देखो यहां से लिखे थे ना, ये देखो यहां D1 भी 0 हो गया और D भी 0 हो गया। अगर आप इस लाइन पे देखोगे अच्छे से कि सर आप क्या बोल रहे हो कि D भी 0 है और D1 भी 0 है, तो इस कंडीशन में x का वैल्यू कुछ भी होगा तो सेटिस्फाई करेगा। यहां पे भी अगर वही बात लिख दें तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू कुछ भी होगा चलेगा, z का वैल्यू कुछ भी होगा वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो सर यहां से एक बात समझ में आ गया कि अगर d भी 0 हो जाए, D1 D2 D3 0 हो जाए तो यहां से क्या आएगा, तो यहां से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा, यहां से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। मतलब एक्स वाई जेड का बहुत सारा वैल्यू यहां से पॉसिबल है। अब देखो अब एक दूसरा केस बना रहे हैं कि सर डी तो 0 है बट एटलीस्ट one of the D1 D2 and D3 is non-zero, is non-zero। अब देखो तो क्या हुआ कि D 0 है लेकिन जो D1 D2 D3 है इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, अगर कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तब तो मामला फंस जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसका मतलब बच्चों की इस केस में क्या आएगा, हमारा नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आप ये देखो कि सॉल्यूशन डिपेंड किस पे किया, डी पे। अगर डी का वैल्यू नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर डी का वैल्यू जीरो होगा तो उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। क्या क्या पार्ट में डिवाइड करेंगे कि सर अगर D1 D2 D3 ये तीनों और डी चारों जीरो हो गया तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर सर D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और बच्चों एक चीज अक्सर जेई वाले करते हैं, वहां बच्चे फंस जाते हैं, उस बात को हमेशा ध्यान रखना। मैं पहले ही ये बात बोला हूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है वो हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है इस केस में अगर जो प्लेन है, प्लेन अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तीनों प्लेन अगर पैरेलल हो जाए तो इसी कंडीशन में मतलब क्या होगा, डी भी 0 होगा, D1 D2 D3 भी 0 होगा और सारा का प्लेन अगर पैरेलल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि नो सॉल्यूशन आएगा। इस पे थोड़ा आप ध्यान रखना, इस बात पे, इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। जैसे देखो पहले मैं इसी पे एक एग्जांपल सोचता हूं तुम लोगों के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ये तीन अलग अलग इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में तुम देख लो, तुम d निकालो, तो d निकालोगे तो x y z का कोफिशिएंट करोगे, सब 1 1 है तो उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। d1 निकालोगे तो 1 2 3, लेकिन ये y और z का कोफिशिएंट सेम है तो वो भी 0 हो गया। d2 निकालोगे तो y के कोफिशिएंट की जगह पे 1 2 रखोगे, लेकिन x वाला z वाला सेम है तो वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि सर यहाँ पे तो तीनों 0 हो गया, यहाँ पे चारों का चारों 0 हो गया, d भी 0 हो गया, d1 भी 0 हो गया, d2 भी 0 हो गया और d3 भी 0 हो गया। तो क्या हम ये बात बोल दें
कि इसका नो सॉल्यूशन हो गया? नहीं 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 नहीं, ये आप नो सॉल्यूशन नहीं बोल सकते हैं। यहां क्या बोलना पड़ेगा कि सर ये तो नो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अच्छे से देख पाओगे तो ये तो सर प्लेन है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तीनों प्लेन कैसा हो गया? पैरेलल हो गया। जैसे मान लो जिस रूम में तुम बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे ऊपर एक छत होगा, वो एक प्लेन है, एक ग्राउंड पे है, वो एक प्लेन है, और बीच में मेरा ये हाथ है, ये देख लो, ये हाथ। तो ये एक प्लेन, एक छत वाला प्लेन और एक नीचे वाला प्लेन। तो ये तीन प्लेन है, और तीनों प्लेन कैसा है बच्चों? तो ये तीनों प्लेन पैरेलल हो गया। और अगर ये तीनों प्लेन पैरेलल हो गया तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा जो तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आया होगा कि प्लेन पैरेलल कब होगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखना। तो अब तुम, हमको लगता है कि इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो तुम लोग नहीं छोड़ोगे। अब इसी का, क्रेमर्स रूल का ही एक सेकंड केस होता है होमोजेनस इक्वेशन का। अब होमोजेनस इक्वेशन आप सब लोग जानते हो कि सर होमोजेनस इक्वेशन में क्या होगा? कांस्टेंट आप यहां से हटा दोगे आप। तो अगर ऐसा लिखा जाए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर 0। अब इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन पे चर्चा करना हो तो यहां तो एक चीज आप लोगों को हमेशा दिखेगा कि सर इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो हम लोगों को हमेशा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि सर एक्स वाई जेड के जगह पर 0 रख दीजिए, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन जो मतलब दिख ही रहा है। और एक होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हुआ कि इक्वेशन देख के ही मुझे लग रहा है कि ये सब होगा, लेकिन ये इस इक्वेशन को सिर्फ 0 0 ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो ये कब होगा? जब इसका डी 0 नहीं होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा? जब डी 0 नहीं होगा। दूसरा देखो, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन का 0 0 सॉल्यूशन तो है, लेकिन उसके अलावे अगर कोई और ऐसा नंबर मिल जाए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब डी का वैल्यू 0 आ जाए। इस केस में देखो, d1 d2 d3 तो हमेशा 0 है। अब डी अगर 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। d1 d2 d3 और d भी 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डी भी 0 होना चाहिए। तो जब होमोजेनस इक्वेशन आएगा तो थोड़ा और आसान हो जाता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ट्रिवियल का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। तो ये हो गया होमोजेनस इक्वेशन वाला सॉल्यूशन। अब देखो, इसी में अगर एक बात और लिख दिया जाए, कभी कभी सवाल वाले बच्चों को फंसाने के लिए 2 3 चीज लिखते हैं। वो लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है, सिंपल सा आप याद रखना कि कॉन्सिस्टेंस मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है, दैट मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। कॉन्सिस्टेंस मतलब आपको बस इतना ही ध्यान रखना। एक होता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंस इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात भूलना नहीं आप लोग कि अगर कॉन्सिस्टेंट लिखा हुआ है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनकॉन्सिस्टेंट लिखा है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखो, थ्योरेटिकली इस टॉपिक का यही मेन पॉइंट है। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है ये डी वाले टर्म पे। ठीक है, तो चलो अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फटाफट हम लोग एक जेईई मेंस का PYQ का सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं
क्या आप लोग उस सवाल को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं? देखो, ये सवाल जेईई मेंस 2025 के एग्जाम में आया था। देख लो आप लोग पहले कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो तुम्हारे लिए ये बात सोचने वाला है कि क्या दिया। वो बोल दिया कि इस सिस्टम का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और देखो इक्वेशन कैसा है, नॉन होमोजीनस है, कांस्टेंट टर्म गिवन है। तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो तुम क्या जानते हो कि सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब डी भी जीरो होगा, साथ में D1 और D2 और D3 ये तीनों का तीनों जीरो होने वाला है। तो अब इसी को यूज करके हम लोग लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे और यहां से कर लेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, किसको किसको सॉल्व किया जाए ये सोचना है। पहले तो डी जीरो करना ही है, बट मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि डी से पहले हम बच जाए। हम पहले D2 निकालते हैं। देखना ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। अगर हम लोग पहले बच्चों D2 निकाल लें, D2 निकालोगे तो यहां 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहां कितना रखोगे आप लोग, लैम्डा नहीं, यहां तो 5 रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, और 3 -1 और म्यू। ये अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फटाफट आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये 2 के साथ ये वाला बंद हो गया, ये बंद हो गया, यहां से आ गया 7 म्यू प्लस का 9 और माइनस का 5, इसको बंद करो, इसको बंद करो, तो ये हो गया 3 म्यू और प्लस का 4 आएगा क्या? ये बंद था, ये बंद था, तो प्लस का 4 आ गया। आगे लिखते हैं प्लस का 3, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो 9 इंटू 3 27 और 7 इंटू 4 28। इसको हमको जीरो करना है, तो फटाफट सॉल्व करो। ये हो गया 14 म्यू, अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से करना होगा। माइनस का 15 म्यू प्लस -20, यहाँ से हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 0। यही आएगा ना। तो ये हो गया माइनस का म्यू, माइनस का म्यू हो गया, और 18 यहाँ से बच जाएगा 23, मतलब 5, -5 ना, -5 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ से तुम लोग क्या निकाल दिए कि म्यू का वैल्यू आ गया -5। देखो ये हमें यहाँ से म्यू का वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू आप रख लो। देखो सवाल में पूछा भी गया था, क्या पूछा गया था कि लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो एक वैल्यू तो हम लोग निकाल दिए। अब देखो दूसरा के लिए क्या करते हैं, अब हम चाह रहे हैं जिसमें लैम्डा इन्वॉल्व हो जाए। तो लैम्डा कहाँ दिख रहा है, तो D3 निकाल देते हैं। यहाँ निकाल रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं, देखो D3 निकालते हैं हम। अगर यहाँ D3 निकालोगे, देखो तो D3 में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लैम्डा होगा, 2 होगा, 5 होगा, और यहाँ हो जाएगा 5, 7 और 9, ये होगा। और इसको भी क्या होना है, इसको भी 0 होना है। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, देखो इससे क्या मिल रहा है। तो यहाँ से 2 टाइम्स ये बंद, ये बंद, 5, 9 इंटू 2 18, माइनस का 35, माइनस का लैम्डा, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद करके 27 और -28, यहाँ से एक हो जाएगा प्लस का 5, ये बंद कर लो, ये बंद कर दो, 15 और 4 दूना 8, 15 -8, दिस इज इक्वल टू 0। अभी तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करो। तो ये कितना हो गया, 17 दूना 34, ठीक है, यहाँ 17 आएगा तो 34 हो गया, और ये 27 28 मतलब प्लस का लैम्डा, और ये कितना हो गया, 7 5 35। आई थिंक यहाँ से आ गया बच्चों लैम्डा का वैल्यू -1। तो देखो लैम्डा का वैल्यू एक -1 आ गया तुम्हारे लिए, देख रहे हो आप लोग, लैम्डा का वैल्यू -1 आ गया है, और म्यू का वैल्यू -5 आ गया है। अब इसमें डी निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम डी निकालोगे ना तो लैम्डा का वैल्यू -1 और म्यू का वैल्यू -5 रखोगे, वो 0 ही आएगा।
क्योंकि अलग अलग वैल्यू आ गया। तो लेमडा और म्यू मिल गया, तो सवाल वाला हम लोगों से क्या पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका आंसर कितना हो गया 25 और 1 26। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों 26 हो गया। तो देख लो ये मेंस का सवाल था, ऐसे ही सवाल हर पेपर में भरे पड़े हैं। तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको ये सब चीजें याद रखना होगा और आपको क्रैमर्स रूल का जो भी सवाल आएगा वो आसानी से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो इस चैनल को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लेना। और भी आप कमेंट में हमको बताना कि और कौन सा टॉपिक है जो तुम लोगों को उसका वीडियो चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।